Yes, sir. ओके सर। अच्छा, तो बेसिकली सर ये एक्स्ट्रा लॉ का क्लास चल रहा है, इसमें हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं। क्या कंप्लीट क्लास का सब देखिए इस चीज नहीं प्रेस। चलो एग्जाम में भी ऐसा हो जाए, मजा आ जाए। हाँ ठीक है सर। अच्छा, तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे। एक्चुअली लॉ में, यानी बिजनेस लॉ में दो टॉपिक बहुत वाइटल हो जाता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पहले डील किया जाता था। 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था और उसके बाद 1930s में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को डेवलप किया गया। पहले ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड मैटर को डेवलप किया गया, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनता गया, सेल ऑफ गुड्स का जरूरत अलग से होने लगा कि बिजनेस रिलेटेड मैटर में क्योंकि सेल ऑफ गुड्स का एक अलग ही लेवल का ट्रांजैक्शन लेवल चलता रहा, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफ बात नहीं कर पाता। तो ब्रिटिश ने सोचा, ओए क्लास को बोला एथिक्स, এটা পড়ানো হয় এথিক্স, এই যে লোক জানে না বলে পড়াতে হয়। तो बेसिकली ब्रिटिश लोग 1872 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर जब सेल ऑफ गुड्स कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाए तो 1930s में सेल ऑफ गुड्स को डेवलप किया। अब इसमें हम लोग लास्ट वीक जो टॉपिक पढ़ रहे थे, एक्चुअली लास्ट वीक सैटरडे क्लास हुआ नहीं, ठीक है, उससे पहले ही चल रहा था और टॉपिक का नाम है सर कंडीशंस एंड वारंटीज। क्या है कंडीशंस एंड वारंटी? सर क्या होता है कंडीशंस, क्या होता है वारंटी, थोड़ा याद दिला दो, भूल गए सर? हाँ थोड़ा भूल गए ना। हाँ हाँ हाँ, वही प्रोडक्ट वाला वारंटी। जैसे हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं और हमें बोला जाता है कि इसमें वारंटी है, ठीक है, तो वो जो वारंटी होता है वो वारंटी किसी भी प्रोडक्ट का सेल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। इस चीज को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मानो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सेल ऑफ गुड्स में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सर? एक है कंडीशन और दूसरा है वारंटी। मैंने सिंपल बात है इसको ऐसे पढ़ाया था, मुझे याद है, लेकिन आप लोग भूल रहे हो इसलिए थोड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कंडीशन टूटा तो सब टूटा। मैंने किसी भी चीज का जब सेल होता है तो उसका कुछ सेल करने का कंडीशंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को जब हम लोग से फॉर एग्जाम्पल कि टूटा हुआ चीज किसी को बेच सकते हैं? लोग हमसे गोटा ही मांगता है ना, टूटा थोड़ी मांगता है। अगर कोई चीज टूटा ही बिकता है वो अलग बात है, ठीक है, मैंने उसका जो मेन कंडीशंस है सेल करने का। जैसे तुम मिठाई दुकान में, आई थिंक मेरे को मैंने स्वीट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, याद आ गया मेरे को। स्वीट दुकान में तुम स्वीट खरीदने जा रहे हो, तो क्या तुमको अगर वो सड़ा हुआ स्वीट बेचेगा तो क्या ये सही काम किया बोलो? आंसर इज नो, क्योंकि स्वीट हम सड़ा हुआ बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो अगर कोई सड़ा हुआ स्वीट बेचेगा तब तो कंडीशन ही टूट गया। अब उसका वारंटी तो बहुत दूर की बात है। मैंने वारंटी टूट गया तो वारंटी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन कंडीशन अगर टूट जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए ऐसे दोनों का ही जरूरत है, लेकिन वारंटी सेकेंडरी है, कंडीशन प्राइमरी है। जब प्राइमरी चीज टूट जाए तो कोई भी बात नहीं बनेगा। से फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी खरीदने गए, ठीक है, गाड़ी का सारा चीज सही, सब कुछ ठीक ठाक है, बट गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है। वो जो पी 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 होता रहता है ना, वो पी पी काम नहीं कर रहा है। तो क्या गाड़ी का पी काम नहीं कर रहा है तो क्या तुम गाड़ी वापस कर दोगे? क्योंकि गाड़ी बेचने का, जैसे माना एग्जाम्पल मुझे याद है ऐसा कुछ हुआ था कि एक गाड़ी खरीदने गए। गाड़ी खरीदने का मैंने जब दुकानदार को बोला कि भाई मेरे को कैसा गाड़ी चाहिए,
तो दुकानदार मेरे को जो गाड़ी दे रहा है, मैंने कंडीशन रखा था उनके पास कि मेरा गाड़ी ऐसा होना चाहिए जो 25 किलोमीटर पर लीटर पे चले, ठीक है। लेकिन गाड़ी जब मैंने लेके आया, 25 तो बहुत दूर की बात है, वो 15 किलोमीटर भी पर लीटर पे नहीं चल रहा है। देखो, कंपनी जो दावा करता है गाड़ी का माइलेज का, वो माइलेज हमेशा अचीव नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है, स्पेशली स्टार्टिंग में तो कम ही होता है। यूज होते होते माइलेज ठीक ठाक होता है, फिर ज्यादा यूज होने के बाद भी माइलेज खराब हो जाता है अगर इंजन पे काम नहीं कराया जाता है तो। स्टार्टिंग में इंजन प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं रहता है, तो जितना तुम सोचते हो पेट्रोल कंजम्पशन उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। इवन कंपनी खुद भी बोलता है कि सर हम लोग जो क्लेम करते हैं उसके लिए आपको, जैसे आजकल जब स्कूटी वगैरह खरीदने जाते हो उसमें, जैसे मैं बहुत दिन गाड़ी वगैरह खरीदने नहीं गया, पर फिर भी मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ 10-12 साल पुराना एक्सपीरियंस है कि गाड़ी खरीदने जाओगे तो गाड़ी का ना 2-3 मोड चलता है, आजकल भी लोग बोलते हैं। जैसे एक होता है क्या बोलते हैं इसको, सुपर सुपर मोड, स्पोर्ट्स मोड, ऐसे इकोनॉमी मोड, ऐसे बहुत सारा मोड में बाइक चलता है। जैसे मानो अगर तुम इकोनॉमी मोड पे चलाओगे, ऐसे उसको इकोनॉमी बोलते हैं कि क्या बोलता है, माने बेसिकली उसमें ना मैक्सिमम स्पीड 60 होता है। और अगर तुम्हारा गाड़ी तुम मैक्सिमम 60 स्पीड या नॉर्मल में रखते हो तो तेल का कंजम्पशन अचीव होता है। लेकिन अगर आप उसको सुपर स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाते हो, जब गाड़ी 100 के उस पार चला जाता है, तब कंपनी जो दावा करता है वो वाला दावा नहीं होगा। यानी कंपनी जो क्लेम करता है कि गाड़ी 25 किलोमीटर पर लीटर पे चलेगा या 50 किलोमीटर पर लीटर पे चलेगा, तब वो अचीव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब मोड का बात अलग है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, कंपनी क्या बोल रहा है, ये सभी चीजें मायने रखता है। फिलहाल जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि तुमने गाड़ी खरीदने गया, कार खरीदने गया, कार का किलोमीटर का एक माइलेज था 25 किलोमीटर पर लीटर, घर आके देख रहे हो 22 किलोमीटर भी नहीं दे रहा है, 15 हार्डली दे पा रहा है। तो इसमें तो मेन कंडीशन टूट रहा है ना। तो तुम इसमें जाके दुकानदार को बोल सकते हो कि दादा मेरा मेन कंडीशन ही था माइलेज, मिनिमम 25, अगर 22-23 भी होता इट्स एडजस्टेबल, बट 15-10 किलोमीटर में तो मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कंडीशन टूट रहा है, बेसिकली एक तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन मानो हॉर्न काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली उसका वारंटी होगा। गाड़ी का कुछ ऐसा पार्ट्स है जो कंडीशंस का मेन हिस्सा नहीं है। हॉर्न, हॉर्न के बिना गाड़ी नहीं चल सकता है क्या? हाँ, हॉर्न इंपॉर्टेंट है, हॉर्न को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन गाड़ी का वारंटी के अंदर है ना सर। तो अगर वारंटी के अंदर है, तुम लेके जाओगे तो फ्री में तुमको सर्विस करके हॉर्न को ठीक कर देगा, या फिर हॉर्न को रिप्लेस कर देगा, कुछ तो करेगा। तो हॉर्न हो जाता है वारंटी जैसा चीज। लेकिन अगर हॉर्न खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकानदार को जो जाके बोलोगे कि मेरे को पूरा प्रोडक्ट ही वापस करना है या मेरा गाड़ी ही वापस करना है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस पर्पस में हम लोग कुछ पॉइंट को समझे थे कि कंडीशन जो होता है वो एसेंशियल टू द मेन पर्पस के साथ कनेक्टेड होता है। जो कंडीशंस होगा वो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, माने पर कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मेन कारण है वो कंडीशंस में ही छुपा हुआ। तो समझे? जैसे कुछ मैंने गंदा एग्जाम्पल दिमाग में चल रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन सोच रहा हूँ बोलूं कि ना बोलूं। चलो ना बोलो, छोड़ो। तो गंदा मैंने इतना भी गंदा नहीं कि जी बोलने लायक हो, दोस्ती वाला बात नहीं है, ऐसे नॉर्मल जैसे मानो। अच्छा एक, चलो एक बोल ही देते हैं, अपने आप को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आ, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं सर, शादी कराने से पहले, अरेंज मैरिज का ही केस बोल रहा हूँ, ठीक है, लव मैरिज वाला केस नहीं, क्योंकि लव मैरिज के केस में ऐसा नहीं होता है, अरेंज मैरिज वाला केस है। अरेंज मैरिज वाला केस कैसा है कि जना शादी से पहले ना ऐसे पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आता है। क्या आता है कि अगर मेरा बेटा के लिए मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल सुनो, क्योंकि हमारे समाज थोड़ा मेल डोमिनेटेड है ना, आज भी ये सब एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इवन अगर बंगाली न्यूज़पेपर में आप आनंद बाजार ये सब खोल के बैठते हो ना, इसका एक अलग ही क्लासिफाइड आता है, ठीक है। उसमें ऐसे लिख के रखता है, जैसे बंगाली में ऐसे होता है क्लासिफाइड में, पात्रो चाय पात्री चाय, ठीक है। अब पात्रो इज मैंने ब्राइड, सॉरी ब्राइड ग्रूम, एंड पात्री इन द सेंस ब्राइड, ठीक है। तो पात्रो चाय पात्री चाय ऐसे क्लासिफाइड में वो लोग क्या कंडीशन देता है, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखता है, मैं क्यों पढ़ता हूँ, लोगों का मेंटेलिटी समझने के लिए, उसमें बोलता है कि लड़का इंजीनियर होना चाहिए, सॉरी मैंने लड़का के लिए होगा तो इंजीनियर होना चाहिए, लड़की वाले लिखते हैं, और लड़की के केस में कैसे लिखते हैं, गोरी होनी चाहिए,
कान, आंख बड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सुंदर होना चाहिए, हाँ कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस होता है, चार्टर्ड होना चाहिए जैसे भी हो, ठीक है, सुंदर होना चाहिए, ठीक है, सुंदर, सुशील, सुश्री, ठीक है, हर चीज का कंडीशन वो लोग लगाता है। अच्छा मानो कि शादी वाला दिन में इतना मेकअप किया था, या फिर जब देखने गया कि वो पूरा गोरी ही थी, ठीक है, इसमें लेकिन अब नेक्स्ट दिन जब ओरिजिनल रूप में आया, ठीक है, जब मेकअप उतरा तो पता चला गोरी नहीं है, ये तो सांवली है। तो क्या करेगा, वापस करके आएगा? माने देखो, मैं यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी तरह का डिसरेस्पेक्ट के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं समाज का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो चल रहा है। मैंने यहाँ पर जब कोई बंदा ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर लड़की को एक प्रोडक्ट की तरह ही देख रहा है। इवन लड़का को, लड़की वाला भी तो लिख रहा है कि लड़का चार्टर्ड होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, लड़का भी गोरा होना चाहिए, है ना, पर्टिकुलर एक जाति का होना चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह लिखता है। ठीक है, देखो जाति वर्ण का अपना एक पर्पस होता है, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जिस तरह का कंडीशन उसमें लगाते हो, जैसे कोई बने बेसिकली, बने क्या बोले सर, पोल्ट्री मुर्गी खरीदने जा रहा है, जैसे कि चिकन इतना वजन का होना चाहिए, अंडा ऐसा होना चाहिए ठीक है, मैंने इट्स लाइक अ प्रोडक्ट। अब क्या है ना, जब बोल ही रहे हो प्रोडक्ट की तरह, तो फिर कंडीशंस तो एक सेल की तरह ही हो जा रहा है ना। भले ही हम बोले कि भाई ये तो सेल नहीं है, पर फिर भी कंडीशन जैसा लगा जा रहा है। लेकिन आप मुझे भी बताओ, लेकिन शादी के केस में ऐसा कुछ भी होता नहीं है ना। ऐसे अगर कुछ बोलेगा तो फिर वो कोर्ट केस बनेगा, फिर उसमें मैरिज एक्ट आ जाता है। ठीक है, तो चलो उस एंगल पे ना पढ़ते, लेकिन आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होता है। ठीक है, ऐसे लड़की सुशील होनी चाहिए। अब मानो पता चला लड़की शादी के बाद अपने सासू माँ से इतना झमेला करता है, सुशील तो बहुत दूर की बात है। हाँ, जोर से जोर वारंटी काम कर सकता है कि लड़का वाला फैमिली लड़की के फैमिली को जाके इतना बोल सकता है कि आपका बेटी बात नहीं सुन रहा है, थोड़ा सा, इट्स वर्क लाइक अ वारंटी। ठीक है, वारंटी मैंने कि अभी भी वारंटी में है, इनको समझाओ ठीक है, थोड़ा अपना आदत सुधार ले, ठीक है, अभी भी एक्सेप्टेबल है, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जस्ट बिकॉज कि बोलने के टाइम पे बोला था सुशील है, लेकिन रियल में देखा जा रहा है ये तो झगड़ेलू है, ठीक है, तो इसका मतलब आप उसको सुशील की जगह झगड़ेलू हो गया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप शादी कैंसिल हो। तो वारंटी की तरह काम करें, समझे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मानो ऐसे कोई बदमाशी करता है ना, मेल 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 फीमेल शादी होता है, अब फीमेल मैंने मेल फीमेल बन के शादी में चला गया, ठीक है, तब तो कंडीशन ही टूट गया, क्योंकि शादी तो मेल फीमेल में ही हो सकता है। तब तो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, है ना। ऐसे मेरे को किसी से मेरा बात हो रहा था कि शादी के दिन में इतना मेकअप किया था लड़की ने, तो एक कम एज का लड़का है, 24-25 का लड़का है, और जिस 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 लड़की के साथ शादी हुआ है, तो बिलीव नहीं करोगे, सच्चे घटना, मैंने घटना है। हम लोग, मेरे को एक दिन पूछ रहा है, मैंने आसपास के नोन है, उतना दोस्त वगैरह नहीं है, थोड़ा सा, तो मेरे को पूछता है कि अच्छा आजकल ऐसा मेकअप होता है जिसमें एज कम हो जाता है। वो लड़का मेरे को पूछ रहा है, ठीक है, बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरा जिससे शादी हुआ वो कम से कम मेरे से 15 साल बड़ी है। मैंने लड़का से वो लड़की कम से कम 15 ईयर्स बड़ी है। तो मैं बोला कि तुमको समझ में नहीं आया देख के, 15 साल मैंने तो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बोला कि इतना अच्छा मेकअप में था कि पकड़ ही नहीं पाए कि वो हमसे 15 ईयर्स बड़ी है। बोली क्या बात कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो? तो फिर बोला कि अभी तो कोई उपाय भी नहीं है अब तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन कि क्या क्या घटना घटता रहता है। चलो, अलग बात है, समझाने के लिए थोड़ा बहुत बोला, डोंट टेक इट एज ए रॉन्ग सेंस। हाँ सर, पहले आप बोल देते हो और फिर कंडीशन लगाते हो। मैं बोला कि ऐसा भी कुछ गंदा बात नहीं है जो बोलने लायक नहीं, ठीक है, सामाजिक मैटर है, बोला था। ठीक है, ऑब्वियसली करना तो चाहिए, नहीं तो, ठीक है, मैंने फेयर एंड लवली की जगह कौन सा लवली लगा के आएगा तुमको क्या पता और लड़का लोग भी फेयर एंड हैंडसम की जगह क्या हैंडसम लगा के आएगा। ठीक है, आजकल तो सर कोई कभी भी किसी को किसी भी रूप में धोखा दे सकता है, तो बी सब सावधान रहो। ठीक है, अच्छा ये सब बात मैंने लास्ट दिन कहा था, ठीक है, क्या सर, कि कंडीशंस वारंटी एसेंशियल, कंडीशंस हमेशा एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है।
वारंटी इज ऑलवेज अ कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल माने वो मेन पर्पस के साथ कनेक्टेड है, बट वो कोलैटरल है। जैसे कि वो गाड़ी वाला एग्जांपल याद रखो, वो मैरिज वाला एग्जांपल भूल जाओ, वो बस हंसी मजाक के लिए था, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है बट हंसी मजाक के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, ब्रीच रिपुडिएट हो जाता है, माने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया और रिपुडिएट हो गया, माने रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ब्रीच क्लेम फॉर डैमेज, ब्रीच क्लेम फॉर डैमेज, इसमें सिर्फ तुम डैमेज क्लेम कर सकते हो। अगर कंडीशन टूटता है तुम डैमेज क्लेम कर सकते हो, सॉरी वारंटी टूटता है कि भाई तुमने, जैसे मानो कंपनी क्या करता है, बोल देता है कि इस प्रोडक्ट में ये इतना दिन बाद अगर खराब होगा तो आपको वारंटी देंगे, 1 साल के अंदर खराब हुआ तो आपको वारंटी देंगे। तो ये सब बोल के कंपनी प्रोडक्ट बेचता है, और उसके बाद जब खराब हुआ 1 साल के अंदर, फिर कंपनी अगर तुमको वारंटी नहीं देगा, तब तुमको, तुम्हारे पास राइट आ जाता है सर कि भाई ये इसका 1 साल का वारंटी है। जैसे ये सब ट्यूबलाइट वगैरह खरीदने जाते हैं और कंपनी बोलता है ना कि 1 साल का वारंटी है, इवन ये तो गारंटी देता है, वारंटी तो बहुत दूर की, क्योंकि ये सब ठीक नहीं हो पाता, खराब होता है तो कंपनी पूरा रिप्लेस करता है। ये CFL बाल्ब ट्यूबलाइट रिप्लेस करता है। और डेट लिखा के लाते हो कि नहीं लाते? नहीं करते? मैं तो करता हूँ, सब नॉर्मल लोग तो करेगा सर। हाँ, खुद डेट सर लिखता हूँ। लिखा के लाते हैं डेट, सर डेट हाँ, लिखा के लाते। डेट लिखा के लाते हैं सर, ठीक है। डेट लिख दो कि 1 साल का कैसे वारंटी है, अगर बाई चांस कुछ हो जाएगा तो वो लोग बोलते हैं रिप्लेस हो जाए। रिसेंटली मैंने वो ब्रूम लेके आया, ब्रूम माने वो पोछा लगाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पोछा पोछा लगाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रूम बोलते हैं, और जिसमें ऐसे ऐसे करके होता है ना, डंडा वाला, ठीक है। हाँ, हाँ ब्रूम ही बोलता है ना, जो भी हो, बंगाली में आप लोग उसको नाता बोलते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है। साफ सफाई करने का तो दो प्रोडक्ट था, एक था 250 वाला, एक था 650 वाला, ठीक है। वो एक इधर वाला है ना, ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला 250 वाला, ठीक है, 250 230 ऐसा दाम लेता है। और इसका ही एक बेटर, तो मैं बोला कि 250 में या 650 में फर्क क्या है, तो बोला ये ब्रांड का है। मैं बोली ब्रांड तो ठीक है, लेकिन दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर के साथ है, बस इतना बता दो, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मेरे को कैसे पता कि ब्रांड में और नॉन ब्रांड में फर्क है। बता तो रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन एक 250 दूसरा 650, दाम में डिफरेंस काफी ज्यादा है ना। तो मैं बस उसको यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या चीज है जो आप ये ब्रांड देता है जो नॉन ब्रांड नहीं देता, इतना मेरे को थोड़ा बता। तो फिर जब मैं थोड़ा सा फोर्स किया तो वो दुकानदार मेरे को आगे समझा रहा है कि इसका एक ग्रिप रहता है, मैंने वो उसका ना, मतलब बिना हाथ लगा के तुम उसको, मैंने उसको स्क्वीज कर सकते हो, ठीक है। तो वो उस वाला में भी सेम होता है, लेकिन वो खराब होने का चांसेस कम है, बिकॉज उसमें बेटर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया है। और वो मेरे को प्रूव करके भी दिख रहा है कि इसका पैच जो है वो कट सकता है, उसका पैच कटने का चांसेस कम, ठीक है, ठीक है। और एक दूसरा चीज, इसमें कोई वारंटी नहीं है, लेकिन उसमें वारंटी है। अरे वारंटी इन द सेंस, अगर कुछ भी खराब हो जाता है 1 साल के अंदर, तुम चुपचाप लेके आना, कंपनी इसको रिप्लेस कर दे। तो कंपनी 650 तो क्यों लिया, समझ में आया? yes, शायद एक्स्ट्रा तुमको बेनिफिट दे रहा है ना, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर खराब होगा तो उसको वारंटी का खर्चा करना है, खराब नहीं होगा तो वारंटी के पीछे खर्चा उनको भी नहीं करना, समझे? लेकिन अगर खराब होता है तो फिर तुम डैमेज के लिए जा सकते हो, अगर विद इन, अगर वो है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम टू सेम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा जाता है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन फ्यूचर। जैसे हमें कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया था क्लास में रिसेंटली, ठीक है, उसमें क्या बताया गया, जैसे जैसे किसी ने बोला कि मेरे को पाब्लो पिकासो का पेंटिंग तुमको बेचना है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन लगाया कि पाब्लो पिकासो का पेंटिंग मैं बेच तो सकता हूँ, बट कंडीशन यही है अगर मुझे मिला तो, ठीक है। तो ये जो मुझे मिला तो मैं तुमको सेल करूंगा, लेकिन ये तो एक कंडीशन लग गया ना कि अगर मुझे मिलेगा तो ये जो बीच में एक पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्सेप्ट, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकली।
चलो सर, ये सब चीजों में पूरा मैंने एग्जाम्पल के साथ बात किया। आई होप जिन लोगों ने क्लास किया था याद होगा, अगर क्लास नहीं किया था तो भूल गया होगा। हाँ, क्या लगता है, भूल गया होगा? Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. Right in case of breach, breach माने अगर contract टूट जाए, the agreed party can repudiate the contract or claim damage or both in case of breach of conditions. या तो कैंसिल कर दो या फिर डैमेज के लिए जाओ। अगर वारंटी टूटता है, जिनके साथ खराब होता है, the agreed party can claim only damages in case of breach of warranty. माने तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। And conversion of stipulations, a breach of conditions may be treated as breach of warranty. Condition टूट जाने का मतलब है कि वारंटी भी टूट गया। जैसे वो जो गाड़ी वाला एग्जांपल यूज किया था मैंने, कि आपने एक कार खरीदा, जाके बोला था कि मेरे को ऐसा गाड़ी दो जो 25 किलोमीटर 1 लीटर तेल पे माइलेज दे सके, पर दुकानदार ने आपको जो गाड़ी दिया वो 1 लीटर पे 15 किलोमीटर भी प्रॉपरली नहीं दे पा रहे, तो कंडीशन टूट गया। इसके साथ साथ गाड़ी का हॉर्न भी खराब था, ठीक है, लेकिन हॉर्न इज नॉट द मेन रीजन जिसके कारण आप गाड़ी वापस करने के लिए जा रहे हैं। मेन रीजन इज दी माइलेज, ठीक है, तो कंडीशन टूट गया। अब हॉर्न खराब है अच्छा है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब मेन कंडीशन टूट गया तो वारंटी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, आपने हॉर्न भी खराब दिया, अरे भाई गाड़ी तो वापस ले रहे, हॉर्न खराब देने के बारे में बोल के फालतू में अपना गला दर्द काय को कर रहे हो? क्योंकि जब कंडीशन ही टूट गया तो वारंटी भी साथ में ऑटोमेटिकली टूट जाता है। लेकिन अगर वारंटी टूटता है इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन टूटता है। याद आ रहा है ना? ये सब बात हुआ कि नहीं हुआ था? इतना बार बताने से फिर जाके मेमोरी रिकॉल हो रहा है। हाँ हाँ, मजा आ रहा है। इसमें हम लोग कितना सारा एग्जांपल्स भी पढ़े थे। कंडीशंस एंड वारंटी सेक्शन 12, ठीक है। कंडीशंस क्या है? कंडीशन इज द स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस। जैसे यहाँ पर बोला था पी वांट्स टू परचेज कार फ्रॉम क्यू, वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी बोला, ठीक है। वारंटी क्या है? स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है। एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, माने कैंसिल कर देगा। सबसेक्शन 3 में बोला गया, सब बोला हुआ है इसमें, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला सेक्शन 13 में भी बात किया था मैंने, क्या बोला था? व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, माने कंडीशन को कब वारंटी में ट्रीट किया जाए, इसका भी एग्जांपल ये था। आप लोग भूल गए बोल के मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो। agrees to buy 10 bags of first quality sugar at 625 per bag but supplies only second quality sugar। माने एक्चुअली अगर आप लोग ग्रोसरी दुकान के बारे में आइडिया अगर किसी को है तो उनको समझ में आ जाता है, मार्केट में ना हर चीज का 2-2 3 दिन क्वालिटी होता है, ठीक है। इवन जैसे मानो चीनी का, गुड़ का, दाल का, हर चीज का ना क्वालिटी होता है। कुछ हाई क्वालिटीज होते हैं, कुछ लो क्वालिटीज होते हैं। क्वालिटी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने चावल का क्वालिटी का कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व किया। कुछ चावल ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा देखने में अच्छा होता है पकाने के बाद, ठीक है, मैंने टू मच फ्रेशनेस है उसमें। मैंने फ्रेशनेस मैंने सादा देखने में, लोगों का कॉन्सेप्ट क्या जानते हो, जो ज्यादा वाइटिस है वो ज्यादा फ्रेश है, इसलिए चावल को भी वो लोग पॉलिश करता है। पता है आप लोगों को, ओरिजिनल चावल में पॉलिश नहीं रहेगा। लोग आटा खरीदने जाता है, जो सादा होगा आटा वो फ्रेश है। सब एक एक गधा है, हम लोग सब गधा। आटा सादा कैसे हो सकता है? आटा में फाइबर होगा तब जाके आटा आटा बनता है, ठीक है, नहीं तो वो बन जाता है मैदा। समझ रहे हैं? और मैदा माने क्या होता है? ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर, इसको हम लोग रिफाइंड फ्लावर भी बोलते हैं, है ना। तो रिफाइंड फ्लोर जो होते हैं, तो ऑल पर्पस फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर जो मैदा है, मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कभी कभी एक आध बार लूची कचौड़ी खा लिया, ठीक है, बंगाली में लोग बोलते हैं लूची, हिंदी में बोलते हैं कचौड़ी, ठीक है, तो एक आध बार ठीक है। रोज रोज खाओगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, फिर लॉन्ग टर्म में और भी कितना सारा डिजीज जो आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो आटा कभी भी सादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुम दुकान में जाकर पूछोगे ये फ्रेश जाता है इसलिए दाम ज्यादा है। जो भी हो, क्या है ना, लोगों को आजकल ज्यादा ज्ञान बांटना भी नहीं चाहिए। हाँ
मेरा फैमिली को जो लंच पिसवाया था वो उसका व्हाइट में दिखता है जो मैं उसकी पैकिंग बाय करता हाँ तो कैसे दिखेगा, क्योंकि गेहूं गेहूं से तुम कभी भी उसको पिसाई करो वो हमेशा एक ब्राउनिश कलर का ही होगा, बिकॉज ये फाइबर के साथ है और शरीर में फाइबर का बहुत जरूरत होता है। क्या सर, आपको तो पता होना चाहिए, आप बॉडी का बहुत मेंटेनेंस रखते हो। बॉडी में हमेशा फैट कम होना चाहिए, फैट भी अच्छा वाला फैट होना चाहिए, है ना। जैसे मानो काजू खाओ, आलमंड खाओ, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, बादाम खाओ जो नॉर्मल बादाम होते हैं, एक है। हाँ, हर तरह का ड्राई फ्रूट्स, अखरोट खाओ, उसमें गुड फैट होता है, ठीक है, ठीक है, देसी घी खाओ, ठीक है, उसमें उसमें गुड फैट होता है, गुड फैट इज गुड फॉर हेल्थ। बट बैड फैट जैसे कि बर्गर ये सब में जो मेयोनीज वगैरह में जो होता है, ठीक है, ये बैड फैट नहीं खाओ, ठीक है। लेकिन लोग क्या पता सर, ये सब बताओ यार, फिर पागल है, न्यूट्रिशन का क्लास चला रहा होगा। चलो, एग्रीज टू सप्लाई दी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर, ये कुछ बोल रहे देखता हूँ। बाय बाय तो लोग का नहीं करते 625 per bag, but supplies only second quality sugar. The price of which is 600 per bag. ठीक है, तो ओरिजिनल वाला का दाम क्या है 625, टॉप क्वालिटी का, सेकंड क्वालिटी का दाम क्या है 600, ठीक है। तो 600 का 625 की जगह वो 600 वाला चीज दे दिया बोल के, ठीक है। देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशंस, भाई तुमसे जो बात हुआ था तुम उल्टा कर दिए, 625 वाला चीज बोल के 600 का चीज बेच दिया मेरे को, ठीक है। एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, ऑब्वियसली बायर के पास उपाय है कि वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या है ना, बी2बी केस में, बी2बी मैंने बिजनेस टू बिजनेस के केस में ये रोज का काम है इनको। तो बी बोल रहा है, मैंने दुकानदार बोल रहा है, मैंने जो परचेजर है, ठीक है, ए से जब परचेज किया, वो बोले ठीक है भाई हम 600 टका वाला चीज रख लेते हैं, लेकिन कंडीशन एक है, 25 टका करके जो एक्स्ट्रा तुमको मैं दे के रखा ना पर बैग में, मैंने पर केजी में या पर बैग में, नेक्स्ट बार जब मैं फिर से ऑर्डर करूंगा आपको 25 टका कम हो, आपको 25 टका कम दूंगा। देखो क्यों ये वाला पॉइंट क्यों आया, नॉर्मली कंडीशन टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट टूटा, है ना, कंडीशन टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट टूटा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, कंडीशन तो टूटा, 625 टका केजी वाला चीज की जगह 600 टका केजी वाला आ गया, कंडीशन तो टूट गया। तो जो परचेजर है या बायर है वो इसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो रिजेक्ट ना करके उसको रख लेता है, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। रखने का रीजन इसलिए है बिकॉज ये पॉसिबल है रियल लाइफ में कि तुम 625 की जगह 600 वाला चीनी रख सकते हो और मार्केट में उसको सेल भी कर सकते हो, बिकॉज इतना भी बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज अब तुम्हारा मे भी उसका भी कस्टमर है, ठीक है। तो ये क्योंकि पॉसिबल है और जैसे ही तुम उसको रिजेक्ट ना करके एक्सेप्ट कर लेते हो तो कंडीशन क्या हो गया, वारंटी में बदल, कंडीशन क्या हो गया, वारंटी में बदल गया। कैसे बदला समझ में आया, ठीक है। तो यही है सेक्शन 13 कि कंडीशन कब कब वारंटी में बदलते हैं, इसका भी मैंने पूरा आप लोगों को पूरा लिस्ट एंड एग्जांपल्स विद सेक्शन समझा के रखा था, ठीक है। ये वीडियो हाँ, नॉर्मली बी2बी में होता है, बी2सी भी हो सकता है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि बी2सी में नहीं हो सकता। बट तुम मुझे बताओ कि ऐसा नॉर्मली 10 बैग ऑफ चीनी का बोरा, 50 केजी वाला बोरा होता है एक चीनी का, ठीक है। अब 50 केजी का बोरा 10 बैग बी2बी केस में ही ज्यादातर होगा, बी2सी केस में ये सिर्फ शादी ब्याह के टाइम पे हो सकता है, वो भी 50 बैग, वो 10 बैग चीनी का बोरा शादी में भी लोग क्या करें। तो नॉर्मली बी2बी केस में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ज्यादातर यूज बी2बी केस में ही तो होता है, यस बी2सी केस में कितना लोग और सेल ऑफ गुड्स के बारे में सोचता है। तुमको अगर कंज्यूमर ने धोखा, मैंने दुकानदार ने धोखा दिया, ऑब्वियसली तुम सेल ऑफ गुड्स के तहत जा सकते हो कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में एक नॉर्मल कस्टमर कितना ही लॉस किया होगा, और उसको अगर एक मानो 500,000 लॉस के कारण वो थोड़ी ना इतना माथा व्यथा करेगा। लेकिन बड़ा बड़ा डील में तो लाखों करोड़ों का डील होता है ना, तो उस केस में उनको माथा व्यथा है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कोर्ट कचहरी में तभी जाते हैं जब हमारा माथा व्यथा होता है, अगर माथा व्यथा या माथा दर्द नहीं है तो हम कोर्ट कचहरी में इग्नोर ही करते हैं, है ना। छोटा छोटा मुद्दे पे ऐसे भी कोर्ट भी बोलेगा जाओ जाओ ये सब छोटा मुद्दा बाहर सेटल करो। तो ये सब था सेकेंडरी कंडीशन है सेक्शन 13। जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है तो मेरे से ये वाला क्लास एक बार ले लेना सर। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, कुछ चीजें ऐसे था जिसमें कंडीशन इम्प्लाइड हो गया था, जैसे कि मैं समझा देता हूं एक बार वापस।
कंडीशंस एंड वारंटीज मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस माने जब किसी चीज को या तो रिटन में या तो ओरली बोला जाता है या फिर उसको समझ लिया जाता है, ठीक है। इम्प्लाइड, they are expressed when the terms of the contract expressly state them, they are implied when not being expressly provided for। implied conditions are incorporated by law in the contract of sale। express conditions कैसे होते हैं? express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract and expressly provided in the contract। माने दोनों के बीच में किस कंडीशंस में डील हो रहा है, ये चीज दोनों पार्टी की तरफ से एकदम एक्सप्रेसली लिख रहा है कि मेरे को ये चाहिए, आपको ये देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेस कंडीशंस, ठीक है। और कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं होता तो उसको इम्प्लाइड कर लिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए था, आपको ऐसा ही करना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड आर दोज व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। माने लॉ उसको मान लेगा कि ऐसा होना चाहिए था पर क्यों नहीं हुआ। माने बेसिकली जनरल सेंस में। अब ये जनरल सेंस कहां से आता है? हर बात तो लिखित होना चाहिए, लेकिन सर हर बात लिखित ना भी होगा तो भी लॉ उसके बारे में काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर, वो कैसे चीजों को समझते हैं, उस पर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। इम्प्लाइड, ठीक है। माने हर हर एरिया का एक अपना सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे एक रैंडम बात मेरे दिमाग में चल रही है, आपको रैंडम ही बता रहा हूँ। जैसे कोलकाता में एक बस स्टॉपेज में कभी कभी रुके बिना रास्ते में चलती बस में पैसेंजर उठाते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या चलती बस में पैसेंजर उठाना लॉफुल काम है? चांसेस बढ़ जाता है ना। लेकिन फिर भी बस क्या करता है, स्पेशली जब लड़का लोगों को देखता है, ए चलो 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 चलो, ठीक है, रुकता ही नहीं है ना। जैसे 2 मिनट रुकने से उसका 5 लाख का लॉस हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, सब दिमागी पागल है। हाँ, लोग चढ़ इसलिए जाता है क्योंकि इस तरह का एक कल्चर बन चुका है, ठीक है। लोग इसलिए चढ़ जाते हैं बिकॉज इस काइंड ऑफ एक कल्चर बन चुका है। चलती बस में चढ़ाना, चलती बस में उतारना, स्पेशली मिनी बस वगैरह तुम देखना, रुकेगा नहीं, ठीक है। चलो 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 करके मैंने बस रुकेगा नहीं। अब क्या होता है, जो लोग इससे पहले बड़ा शहर में नहीं रहा है, छोटा छोटा शहर या गांव से आ जाता है, उनको क्या पता कि यहाँ पर तो ऐसे ही कल्चर है। और मानो बंदा पड़ जाता है, गिर जाता है, उसको लग जाता है, इसका जिम्मा कौन उठाएगा? अब कोई बोलेगा कि सबको फिजिक्स पढ़ के आना चाहिए। मैंने फिजिक्स में क्या होता है, मोशन का खेल होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरा ही एक रिलेटिव है, उसको मैंने कोलकाता घुमाने के लिए लेके आया। ऐसे लड़का था, बड़ा था, लेकिन क्या है ना, गांव का लड़का है, उसको नहीं पता कि कोलकाता में इस तरह से चलती बस में उतारा जाता है। तो बस वाला, और वो ना भीड़ था तो थोड़ा मेरे साथ पहले चला गया बस के सामने, जगह था तो बस वाला बोल रहे चलो चलो उतरो उतरो, ठीक है। लड़का वो क्या कर रहे हो, हाँ हाँ चले की कुछ चले मनुष्य की जाना ना, ये ऐसा करके बोल रहा है। वो क्या किया, नॉर्मली तुमको मोशन के मैंने थ्रू में जाना चाहिए, वो क्या किया, उल्टा साइड होके मैंने अपना फेस को उल्टा करके उतर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ जानते हो, गिरा नहीं, मैंने गिरा तो कैसे गिरा, वो बस के चक्का के आसपास आ गया, टायर के नीचे आ गया था। फिर वही बस का कंडक्टर है ने उसको बचाया, लेकिन गलती किसका, कंडक्टर का। केस वो भी खाता, उसका जेल हो जाता और बस को सीज कर देता। तो मैं कंडक्टर को बोला कि देखो आप लोग, अब देखो ना, अब कंडक्टर को बोल के भी झगड़ा तो मैं किया क्योंकि वो मेरा भाई था, अगर उसको कुछ भी हो जाता उस दिन, मैं घर पे क्या जवाब देता, मेरा भी तो जेल हो जाता, मैंने एक तरह से। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन ये किसको कौन समझाए। लेकिन क्या है ना, कल्चर बन चुका है, ऐसे ही होता है, कस्टम। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कम से कम। और बस को हमेशा स्टॉपेज में रुकना चाहिए, स्टॉपेज में पैसेंजर चढ़ना चाहिए, इधर उधर नहीं। जैसे हमारे कोलकाता में ट्रैफिक रूल्स के नाम पे कुछ नहीं, ठीक है। ये लोग सिर्फ ट्रैफिक रूल्स बाइक वालों के लिए रखा है ना। वो भी रूल्स नहीं, फाइन लगाने के लिए और घूस खाने के लिए। यानी ट्रैफिक पुलिस का एक ही कंडीशन होता है, पैसा कहाँ है। बस वाले से तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा किसके पास मिलेगा, बाइक वाले से। मानो तुम गलती से बिना हेलमेट का चढ़ गए,
पॉल्यूशन का रिन्यू नहीं किया, ठीक है, लाइसेंस किसी कारण से फेलियर हो गया, ठीक है, सर सिग्नल वार्निंग तोड़ने पे जो सिग्नल तोड़ते तोड़ने नहीं में, लोग फिर ठीक भी है, फाइन। ठीक है। तो मैंने कभी कभी फालतू में, मैंने कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, जहां करना चाहिए कुछ तो करो भाई, हर तरह का करो, लेकिन जहां कमाई है वो लोग सिर्फ वहां पर अपना माथा लगाता है, जो भी हो। इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब समझ गए, कभी कभी ये मान लेना पड़ता है लोकल कस्टम के हिसाब से, ऐसे ही तो होता है। जैसे भगवान के मंदिर में दर्शन के बारे में बता रहा हूँ, हर चीज के बारे में बात हो सकता है, इम्प्लाइड क्या होता है। जैसे हमारे इंडिया इतना भीड़ भाड़ वाला जगह है, मंदिर में जाओगे, अच्छा दर्शन का क्या होना चाहिए, सब लाइन लगाओ, है ना, जैसे मंदिर का दरवाजा खुलेगा, धीरे धीरे एक एक करके देखो और फिर निकलो। लेकिन कुछ जगह में तुम देखना, जैसे ही अंदर गेट खुलता है, सबको एकदम जैसे मारपीट करके कौन पहले जा सकता है करके गिर जाता है। यूथ का इसमें क्या होता है, इस कारण से न्यू यूथ या नौजवान लोग जो होते हैं ना, इनको लगता है मंदिर वगैरह बेकार चीज है, वहां पर लोग मारपीट करता है। ये सब तो जनरेशन को समझना चाहिए कि भाई मंदिर शांति के लिए है, उधर लोग जाते हैं, कुछ ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को फील करने के लिए आता है तो फ्रेश लगता है। लेकिन उधर अगर जाके मारपीट करेगा तो अगला दिन बोलेगा मंदिर आना ही नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कालीघाट टेम्पल में जाता ही नहीं, जो कोलकाता में सब लोग जाने के लिए पागल होते हैं, मैं जाने के लिए सोचता भी नहीं। रीजन भी वही, उस गर्भगृह के अंदर वो पांडा लोगों का घूसबाजी, ठीक है, पैसा दो तो अंदर पहले जाने देंगे, ठीक है, फिर उधर जाके भी जो पैसा देगा उसको मारपीट करके पहले जाके दिखाएगा। क्या चल रहा है, मैंने धर्म के नाम पे, ये जो धर्म का ठेकेदार लोग है, लोगों को धर्म से क्या कर रहा है, मुंह मोड़ा रहा है लोगों का, और लोगों को असली मंदिर का मतलब भी नहीं पता चल रहा है। बंद होना चाहिए, इमीडिएटली बंद होना चाहिए। और लेकिन हमारे बंगाल में नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब तक ऐसा चलेगा ना, तब तक गंदा लोगों का राजनीति चले, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ चीजें इम्प्लाइड है, ऐसा करके ही भगवान दर्शन किया जाता है। बिहार में देवघर में बाबा धाम जिसको बोलते हैं, इतना प्योर एक जगह है, इतना प्योर जगह है, इतना, तो वहां पर जाओगे तो ऊर्जा पूरा फील होता है। लेकिन देवघर में तुम गर्भगृह में घुसोगे ना, मारपीट करना पड़ेगा। माने ये लोग चाहे जरूरत पड़ने से लिंग, शिवलिंग के ऊपर पैर चढ़ा के दर्शन कर लेगा, ऐसा माने तुमको कम से कम, तू बॉडी बना रहा है ना, तो 4 गुना और बढ़ा, तब जाके तू वहां पे जाके कुछ लोगों से लड़ाई करके दर्शन कर सकता है, ठीक है। माने इतना ताकत चाहिए तुमको, नहीं तो दर्शन होना माने बेसिकली या तो फिर किसी के और के ताकत पे दर्शन करो, मतलब तुमको धक्का लगाएगा, ऐसा ऐसा करके चलते जाओ, ठीक है, माने काइंड ऑफ दैट। क्या चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों होगा, ऐसा करने से भगवान ज्यादा कुछ दे देगा। थोड़ा डिसिप्लिन करने से सबको अल्टीमेटली जो चाहिए, एक बार टच करेगा, पैर छुएगा, फूल चढ़ाएगा, चढ़ाना तो यार 2 घंटे का जगह 4 घंटा लगेगा, लेकिन कम से कम हो ना एक चीजें। नहीं, रूल तोड़ के ये सब करके हम लोगों को क्या जो मिलता है, और दुनिया के सामने क्या हम लोग इमेज रखते हैं। पीके मूवी में कुछ गलत चीज भी बताया, ठीक है, ठीक है। पीके मूवी में एक चीज सबसे गलत जो किया ना, उसका एक है कि तुम एक चीज का गलत चीज को दिखा रहे हो, देश में दूसरे धर्म की भी चीजें हैं, वहां पर भी गलतियां हैं, उसको क्यों नहीं बता पा रहे हो। ये एक तरफा गलती दिखाना भी गलत है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, वो नहीं बोल सकता। रीजन है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं अपने बारे में ही अपनों की गलती ढूंढ रहा हूँ, और तुम सिर्फ दूसरों का गलती ढूंढ रहे हो और अपना गलती को छुपा रहे हो। दैट्स रॉन्ग, ठीक है। छोड़ दे सर, मैं कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोला, मैं रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, ऐसे कमियां हर जगह में। वही वही लेकिन क्या है ना, अब तुम बोलोगे ऐसे कौन होता है, बोले भाई, तो भाई मैं क्यों ये इम्प्लाइड कंडीशंस में मैंने ऐसा एग्जांपल क्यों उठाया, कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो इसका मतलब तुमको भगवान दर्शन करना आता नहीं है, बिकॉज तुमको इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं पता। दर्शन करना है तो मारपीट करके ही दर्शन करना होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइड कंडीशंस ऑन वन हैंड आर दोज व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ मान लेगा कि करना चाहिए था। इट शुड बी नोटेड दैट इम्प्लाइड कंडीशंस में बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एंटिटी, ठीक है, इसको नेगेट किया जा सकता है। जैसे इम्प्लाइड कंडीशंस में कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस,
condition as to description, sale by sample as well as by description, and condition as to merchantability. माने condition as to title का क्या मतलब है? कंडीशन एज टू टाइटल माने तुम जिसको जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट ही तुम किसी को ओनरशिप प्रॉपर ट्रांसफर करो, ठीक है, इंप्लाइड कंडीशन से। दूसरे का प्रोडक्ट अपना बोल के तो नहीं बेच सकते ना, समझ में आ रहा है? ये सब कंडीशन एज टू टाइटल के बारे में भी मैं लास्ट दिन के समझाया था। देखिए, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल द गुड्स। माने मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसको बेचने का मेरा अधिकार हो, जो मेरा नहीं हो मैं किसी और को कैसे बेच सकता हूँ, है ना? In the case of an agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. Agreement to sell क्या होता है? सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? हाँ, সেলটা হচ্ছে আর সেল আর এগ্রিমেন্ট হচ্ছে আগে হবে। वेरी गुड सर। सेल माने अभी का अभी, हो सकता है पेमेंट बाकी हो फिर भी सेल अभी का अभी। अगर मानो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये मोबाइल मैं तुमको सेल कर रहा हूँ, लेकिन तुम बोल रहे हो सर सेल कर दो पर पैसा बाकी रहेगा, तो इसको भी सेल ही माने, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये मोबाइल मैं तुमको 1 महीना बाद पे करूँ और तुम मेरे को अभी कुछ पेमेंट कर दो, बाकी पेमेंट बाद में करना, बट अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मोबाइल में तुमको 1 महीना बाद बेचूंगा, ये जो 1 महीना बाद बेचने का वादा करता हूँ, दिस इज एग्रीमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? इसके बारे में पहले बेसिक में सेल ऑफ गुड्स के स्टार्टिंग में ये सब, सेल ऑफ गुड्स के फर्स्ट पार्ट में ये सब बात होता है। तो कंडीशन एज टू टाइटल एक बहुत वाइटल पार्ट है, ठीक है, जो मेरा नहीं है मैं कैसे किसी और को बेच सकता हूँ। जैसे इसके बारे में भी एग्जाम्पल पढ़ा था, ये परचेज्ड अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। ये बी से ट्रैक्टर खरीद लिया लेकिन उसका ओनरशिप नहीं है, मैंने जो जिसको बेचा उसका ओनरशिप ही नहीं है, लेकिन कैसे बेच दिया फिर, ठीक है, डुप्लीकेसी और क्या, ठीक है, दूसरे का चीज हड़प के अपना बोल के बेच देना, है ना। ऐसे तो होता है, जमीन अपना नाम पे दिखा के दूसरे को बेच दिया, पता चला कि जमीन उसका है ही नहीं। आफ्टर 2 months the true owner spotted the tractor and demanded it from him। 2 महीने बाद ओरिजिनल ओनर जो है वो ट्रैक्टर को मार्केट में देखा ही नहीं, मेरा ट्रैक्टर लेकिन तू काहे घूम रहा है, तो चोरी हो गया था, ठीक है। तो फिर ओरिजिनल ओनर जिसके पास से उसको उद्धार करता है, लेकिन जो परचेज किया था वो बोनाफाइड था। माने बेसिकली बोनाफाइड का मतलब क्या है, जो ट्रू सेंस में काम करते हैं उसे बोनाफाइड। से फॉर एग्जांपल मानो हर्ष, ठीक है, हर्ष अपना कुछ प्रोडक्ट मेरे को बेच रहा है ये बोल के कि जैसे उसका वो चीज उसका ही हो, तो मेरे को लगा जब हर्ष बोल रहा है अच्छा लड़का है, मेरे को लगा उसका ही चीज है, मैं खरीद लिया। बाद में पता चला प्रोडक्ट तो हर्ष का था ही नहीं, वो तो गोपाल का चीज अपना बोल के मेरे को बेच रहा था। अब गोपाल ने मेरे पास से वो प्रोडक्ट जैसे ही देखा, ठीक है, अब गोपाल बोल रहे सर मेरा चीज मेरे को दो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं तो तुमको नहीं दूंगा, ये तो मैंने खरीदा हर्ष से। लेकिन क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? हाँ, नहीं बोल सकता। मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैं खरीदने के टाइम पे एकदम सही दिमाग लगा के खरीदा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुआ होगा, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुआ होगा। ओए इधर आके बैठ और चुपचाप से, क्या गलती हुआ होगा मेरे से कि मैंने गुड्स का टाइटल प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, मैंने गुड्स का टाइटल प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, समझे? इसका मतलब है कि गोपाल कभी भी मेरे से प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है। इसलिए ये सब इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड क्यों हो गया? इम्प्लाइड क्यों हो गया? क्योंकि मैंने जब प्रोडक्ट लिया था हर्ष से, मैंने तो सही दिमाग लगा के लिया था, मेरे को लगा था सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब ओरिजिनल ओनर को पता चला कि ये गुड्स तो किसी तरह से हर्ष ने चुरा के मेरे को बेच दिया था, तो ये चीज अब गोपाल के लिए इम्प्लाइड हो जाता है और मेरे लिए भी इम्प्लाइड हो जाता है कि गोपाल का हक है और गोपाल उसका प्रूफ दिखाता है। अच्छा चलो, अगर बात गोपाल और मेरे बीच में सेटल नहीं होता है तो ऐसे केसेस में हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट ओरिजिनल पेपर मंगवाएगा, तो ओरिजिनल पेपर जिसके पास प्रोडक्ट उसका, इसलिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, समझ रहे सर? इसलिए ये सब इम्प्लाइड है। क्या सर सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलो इसी तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स हम लोग लास्ट क्लास में
एकदम दिल लगा के पढ़े। एक बहुत वाइटल पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। टॉपिक का नाम है केविट एम्प्टर। In case of sale of goods, the doctrine of caveat emptor means let the buyer beware. Let the buyer beware. ठीक है, मैंने सावधान हो जाओ, बायर को सावधान करो। कैसे? When seller display their goods in the open market, it is for the buyer to make a proper selection or choice of the goods. When seller, जब सेलर मार्केट में कोई प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है ओपन मार्केट में, it is for the buyer to make a proper selection or choice of the goods. बंदा अपना प्रोडक्ट को किसी भी तरह से डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन खरीदने के टाइम पे ये बायर के ऊपर है कि वो क्या खरीद रहा है। और सेलर डिस्प्ले करके दिखा रहे कि मैं तुमको ये बेच रहा हूं ना, अब बाद में मैंने गुड्स निकलता है डिफेक्टिव। जो डिस्प्ले हुआ था वो बाद में डिफेक्टिव निकलता है। ही कैनॉट होल्ड द सेलर लायबल। द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling. सर क्या बात करते हो, ऐसा हो सकता है क्या? एथिक्स बोल के कोई चीज नहीं है सर, एथिक्स अलग है, लॉ अलग है। एथिक्स माने क्या किसी को फटा हुआ चीज, सड़ा हुआ चीज बेचना चाहिए? एथिक्स कहता है ना, लेकिन एथिक्स कोई नियम नहीं है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स एक सच्चा सिटीजन का कैरेक्टर होता है। चोरी ना करना, किसी को गाली मत देना, किसी को ठगना नहीं, ठीक है, ये क्या है? एथिक्स है। तो एक बायर सेलर कभी भी अपना प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे, ध्यान से सुनना, कोई भी बंदा अपना प्रोडक्ट को बेचने के टाइम पे अपने प्रोडक्ट का गलतियां किसी को नहीं गिनाता है, और ना तो कभी गिनाएगा। कैसे गिना सकता है? मानो कि कोई भी नहीं बोल सकता दुनिया में कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस 100% परफेक्ट। क्या गारंटी है कि वो 100% परफेक्ट है? बताओ मुझे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बुरा मत मानना सर, ठीक है, ऐसे ही मेरा रैंडम थिंकिंग है, सोच के नहीं आता सर, ठीक है, जो भी प्रेजेंटली लाइवली आता है वही मैं दिमाग। जैसे मानो कि कुछ मार्केट में वो बॉडी बिल्डिंग का प्रोडक्ट बिकता है ना, क्लेम करता है कि वो खाने से बॉडी हो जाएगा। कैप्सूल भी मिलता है मेडिकल दुकान में, मैं देखा ऐसा सुपर पावर करके मसल्स दिखाता है कि कैप्सूल खाने से ताकतवर हो जाएगा। इवन मैंने एक जगह में देखा कि ब्रांडी खाने से मोटा हो जाएगा। तो ब्रांडी होता है ना अल्कोहल, ठीक है। तो मेरा एक भैया है, वो ना बचपन से पतला है, मैंने पतला मैंने सिंगल हड्डी। मेरे को एक दिन बोलता है, वो मेरे से 4-5 साल बड़ा है, लेकिन उसका इतना पतला है, अभी दाढ़ी थोड़ी उसका थोड़ा पका है तो अभी थोड़ा सा एज समझ में आता है, लेकिन जब छोटा था ना, जब 30 का हो गया तब भी उसको 20 का ही लगता था, ठीक है। तो सभी कोई उसको बोलता था, मैं उसके सामने खड़ा होता तो सब मैं बोलता था कि मैं ही बड़ा वो छोटा, ठीक है, ऐसा हाल। तो वो एक दिन मेरे को बोलता है, सुनना भाई, अभी क्या बोल, बोले सुना है कि ब्रांडी खाने में मोटा होता है, मैं खाना चालू करूँ क्या? ठीक है, मैं बोले करके देख। तो बोले लेकिन ये तो गंदा चीज है। मैं बोले देखो तेरे ऊपर है, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो बोलूंगा ना, तो पतला है अपना पतलेनेस को एंजॉय कर। अब ऊपर वाला जिसको जैसा जीन्स दिया है, अब उसको तुम कैसे चेंज कर सकते हो? हाँ, थोड़ा बहुत खाना खा के तगड़ा बनो, रोगा पतला से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, सिंगल हड्डी, डबल हड्डी, मल्टीपल हड्डी, डजंट मैटर, ठीक है, बस एंजॉय योर सेल्फ, है ना, ऐसा मेरा मानना। अब पॉइंट है कि वो फिर पीना चालू किया। पीने के बाद कुछ नहीं हुआ। बोले कितना दिन पी रहा है? बोले 2-4-5 महीना हो गया। बोले कुछ असर हुआ? बोले कुछ नहीं। अभी तेरे जीन्स में वो अल्कोहल भी असर नहीं करता है, छोड़ दे तू, फालतू का नशा चढ़ाएगा। कुछ नहीं। तो बोलते उसको ना, ऐसे भी उसका आदत नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली सिर्फ मोटा होने के लिए पीता है। अब बताओ कि मार्केट में प्रोडक्ट अपना अपना क्लेम करता है, अब वो कस्टमर के साथ एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा, ये एग्जैक्टली कहना पॉसिबल नहीं है। और कोई भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका जो फॉल्ट है या उसका जो गलतियां है वो कभी नहीं गिना सकता। ये कस्टमर के ऊपर है कि वो देख के खरीदे, देख के खरीदे, देख के समझ के खरीदे। तो समझे सर? चलो आगे कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको और मजा आने वाला है। The seller is not bound to disclose the defects in goods which he is selling.
It is the duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods, that the goods will serve the purpose for which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if he depends on his own skills or judgment, the buyer cannot hold the seller responsible. The buyer cannot hold responsible the seller. ठीक है. The rule of KB tempter माने basically इसी को emptor क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूँ. The KB tempter is laid down in the section 16 of the Sale of Goods Act. It states that subject to the provision of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. क्या कहता है? Subject to the provisions of the act माने इस particular act के अंदर और any other law for the time being in force जो चल रहा है मार्केट में currently अपने देश में, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular goods supplied under a contract of sale. माने किसी भी चीज का क्वालिटी एंड फिटनेस के बारे में कोई प्रॉपर implied वारंटी या कंडीशंस नहीं. समझे? जैसे फेयर एंड लवली वाले क्लेम करता है कि उनका फेयर एंड लवली यूज करने से त्वचा जो है वो एकदम निखार आ जाएगा. इवन एडवर्टाइजमेंट भी देता था पहले, अभी बंद कर दिया. पता है आपको? अभी बंद कर दिया. बैन खाया था. हाँ क्या है? बैन खाया था एडवर्टाइजमेंट, ये सब कंपनी एडवर्टाइज बैन कर दिया था. ठीक है. और पेनल्टी भी ठोका था. मैंने बेसिकली तो डिस्क्रिमिनेशन है. अच्छा तुम मुझे बताओ. हाँ पूरा रेसिज्म है और हम लोग इसको इतना दिन एक्सेप्ट कर रहे थे. मैं देखा ऐसा कितना सारा लड़की होते हैं काली होते हैं. ठीक है. अरे काला जो रंग है ना हम लोगों का, ये अपनों का अहंकार होना चाहिए, बिकॉज यही हम लोगों का ओरिजिनलिटी है. उल्टा जो लोग थोड़ा ज्यादा गोरा हो गया, पता नहीं क्या जीन्स ट्रांसफर हुआ. डोंट माइंड सर. ठीक है. एक ऐसे ही जितने मैं ये यहाँ पर बेसिकली गोरा वाले को कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, काले वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बोल रहा हूँ. क्योंकि काला जो होगा, स्पेशली जो थोड़ा सा ब्राउनिश स्किन्स में होगा, तुम समझ लेना कि तुम इसी धरती के हो. ठीक है. और गोरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कहाँ किस एरिया में कहाँ पर कुछ इधर उधर हुआ था. ठीक है. हो सकता है, ऐसे ना होने का कोई मैटर नहीं. अब तुम बताओ साउथ इंडियन में तमिलनाडु केरला का लोग, तुम मैंने अगर 10 पेटी फेयर एंड लवली एक बार में लगा तो फिर भी वो लोग सच में हो सकता है क्या? हाँ वेस्ट इंडीज का लोग या फिर श्रीलंका का लोग, हाँ कितने फेयर एंड लवली लगाएगा? हमारे देश में भी ऐसे कलर वाले लोग होते हैं. ठीक है. इतना मोटा मोटा, इवन स्पेशली गर्ल्स के केस में मैंने देखा, इतना मोटा मोटा लगाता है. मैंने क्या बोलते हैं उसको, मेकअप करता है. जब बाद में उठाया जाता है जैसे पूरा एक मिट्टी का एक पूरा ये आ जा रहा है. ठीक है. और ये चीज लड़की लोगों का गलती नहीं है, ये गलती तो बेसिकली लड़का लोगों का है. अभी तुमको गोरी लड़की क्या चाहिए? क्या है गोरी गोरी फालतू का ये सब नेचर बंद करो. ओरिजिनलिटी पे चीजों को देखो. जिंदगी भर सारा दिन कोई लिपापोती करके नहीं रह सकता. ठीक है. ये सब जो मन का जो ख्याली पुलाव है ना, ये सब से बचो सर. कीप इट ओरिजिनल. हाँ क्या फालतू भी नहीं हमको गोरी. समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट इज, तो ये सब इसीलिए तो फेयर एंड लवली इतना दिन कैसे चलाया मेरे को समझ में नहीं आया. एडवर्टाइज के नाम पे तुम काला काला गोरा कर रहे हो, कैसे हो सकता है? एक मैं एक्चुअली देखो, मेरा नॉर्मली मेरा क्या है, ब्लैक स्किन है नॉर्मली, थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा. तो आजकल थोड़ा एसी में रह रहे के या क्लास ले लेके थोड़ा सा त्वचा ठीक हुआ है. मैंने ठीक हुआ है माने लोग बोलते हैं कि अच्छा अच्छा. अगर तुमको मैं पुराना मेरा बचपन वाला दिखाऊंगा ना, 17, 18, 20 तक का, जब मैं बहुत ज्यादा धूप में खेल कूद करता था, तुम देखोगे ना एकदम माने चिकना काला. चिकना काला समझते हो? ठीक है. पूरा एकदम चारकोल टाइप का, वैसा ही मेरा कलर था. तो कभी कभी आजकल रिलेटिव लोग बोलते हैं तो इतना गोरा कैसे हो गया? हमने तो तुमको इतना खुशी काय को हो रहा है, शादी करेगा मेरे को? मैंने इवन लड़का लोग ही बोलते हैं मेरे को. ठीक है. तो उसको भी मैं बोलता हूँ तुम खुशी काय को हो रहा है, मैं गोरा हो गया. काला जब था तो क्या इंसान नहीं था? ठीक है. तो पॉइंट इज दैट कि इस तरह का चीजें मैं बहुत देखा सर. इवन मैं ऐसे लड़का देखा तो लड़की लोग क्या तकलीफ होता. ऐसे समाज को ना रोज थप्पड़ रोज. सर किसको मारे? समाज को तो कोई पता नहीं. हा? जो ऐसा बोलेगा उनको थप्पड़ सीधा. तो सर बेसिक डाइट में फर्क आ रहा है. हाँ
थोड़ा तो बेसिक डाइट में फर्क है। हाँ वो तो देखो छोड़ने मेनली जीन्स है। अब तुम डाइट करोगे तो थोड़ा तुम्हारा निखार जो है वो चकचक करेगा। अच्छा काला स्किन भी तो चकचक वाला होता है, गोरा स्किन भी चकचक वाला होता है मैंने। लेकिन तुम जहां से हो वहां का धूप का कंडीशंस, ठीक है, एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल एरिया कैसा है, ड्राइड एरिड एरिया है कि नहीं, ये सब मेनली है, ठीक है, यही मेन है। साथ में जीन्स जो सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम फ्रूट्स खाओगे तो निखार तो होगा। मानो सारा दिन में तुम केजी केजी फल खाते हो, वो भी साइट्रस वाला, वो तो तुम्हारा स्किन को अंदर से तंदुरुस्त रखेगा, नो डाउट। अच्छा, rule of caveat emptor is laid down in section 16, which state that subject to the provision of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness of any particular। चलो यहाँ पर कुछ दिया है, कहता है सर, following are the condition to be satisfied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase। बायर अगर सेलर को जाके अपना परचेज का पर्पस बताता है, and the buyer relied on the seller's skills and judgment and seller's business to supply goods for that description। तो सिंपल सी बात है, मैं दुकान मेडिसिन दुकान में जाके बोल रहा हूँ कि मेरा बुखार हुआ है, पर वो मेरे को दवाई दे रहा है किसी और चीज का, मतलब हुआ है फीवर, दे रहा है पॉटी का दवाई, ठीक है। ऐसा बोलने से तो नहीं होगा ना, नॉर्मल, समझ रहे सर। तो काइंड ऑफ कि इस ऐसे चीजों में तुम सेलर के ऊपर छोड़ रहे हो कि तुमको फीवर हुआ है। अब सेलर जो है नॉर्मली तो ऐसा करना नहीं चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा बहुत तो डॉक्टर, हमारे हर मेडिकल सेक्टर जो दुकान चलाते हैं हर कोई डॉक्टर है, तो दुकान में जाके बोलो, डॉक्टर से अच्छा दवाई दे देता है कभी कभी, ठीक है। ऑब्वियसली तब वो केबी डेम्टर हो गया। लेकिन अगर तुम जाके बोलते हो कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस में तो तुमको चीज देता है, तब उसमें तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है, तब इम्प्लाइड कंडीशंस हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल दिया है बेटा समझने के लिए। ए सोल्ड पिग्स टू बी, दिस पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड, उनको क्या हुआ है, टाइफाइड, पिग्स को हुआ है टाइफाइड। पिग्स मैंने जानते हो ना, जिसको हम लोग गाली में यूज करते हैं, सुअर, ऐसे बोलते हैं ना, ए सुअर बच्चा, ऐसा करके बोलते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि गाली में किसी को सुअर का बच्चा बोलने से वो कैसे गाली होगी। आरबीएल लोग भी ऐसे करके हमारा हिंदी को कॉपी करके ऐसे गाली देता है सुअर। जैसे हमारे भारत के लोग जाते हैं ना दुबई में लेबरी करने, तो वो लोग भी हिंदी सीखा है, काफी लोग बोलता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे सुना दुबई का मेरा एक फ्रेंड के थ्रू से कि वो लोग ऐसे क्या गाली मारता है, बोले हिंदी में गाली मारता है। रे भाई, बोले क्या बोलता है, बोले बोलते हैं सुअर का बच्चा, हाँ हाँ काम करती नहीं, हाँ ऐसा ऐसा गाली देता है, हाँ सुअर का बच्चा काम करती नहीं। वो लोग हिंदी ऐसे करता करती तो लोग जानते नहीं है, ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये सोल्ड पिग्स टू बी, सर ये सब एग्जांपल के पर्पस में है, डोंट टेक इट पर्सनली। ये सोल्ड पिग्स टू बी, दिस पिग्स इन्फेक्टेड एंड कॉज टाइफाइड टू अदर हेल्दी पिग्स, ठीक है, ऑफ द बायर। इट वाज हेल्ड दैट द सेलर वाज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट सुअर को फीवर हुआ है, मैंने सुअर को टाइफाइड हुआ है, ये सेलर सुअर बेचने वाला, ठीक है। देखो पिग्स बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, सुअर बोलने में दिल में खराब लगा। मैंने इंग्लिश क्या वॉशिंग मशीन है, मैंने तुम सुअर खरीद के लाओ और इंग्लैंड में जाके रख दो, तो सुअर बन जाएगा पिग। The seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy and the rule of law being caveat emptor। तुम अपना सुअर को देख के लो भाई, तुम अपना पिग्स देख के लो कि वो पिग्स जो है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तुमको पता होना चाहिए। जो लोग बेसिकली गाय भैंस का धंधा करता है या कुत्ता का धंधा करता है, कुत्ता बेचने वाला बोलता है कि इस कुत्ते को प्रॉब्लम है। जैसे कोलकाता में एक एनिमल मार्केट है ना, श्याम बाजार के पास, कोलकाता स्टेशन के बगल में, क्या नाम है जगह का, कि मार्केट का नाम क्या है जहाँ पर पंछी ये सब बिकता है, हाँ हाँ
হার্ট না ওটা একটা নাম আছে, মার্কেটটা একটা নাম আছে, ठीक है नाम याद आने से बोल दे, फिलहाल तो याद नहीं। तो समझ में आ गया सर कि अगर तुम कोई किसी को सुअर बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, बोलेगा नहीं कि इसको तबीयत खराब है, तुम्हारा दम है तुम उसका तबीयत ढूंढ के निकालो और देखो कि क्या प्रॉब्लम है। परचेज ए हॉर्स फ्रॉम बी and needed the horse for riding, सुनो सुनो, he purchased a horse from B and he needed the horse for riding, but he did not mention this fact to B, उसने बोला नहीं उस बात मैटर। हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्रिवन इन द कैरेज, मैंने टांगा टांगने के लिए सही है बट वो टकबक करने के लिए सही नहीं है, मैंने हॉर्स रेस के लिए। Kevin tempter rule applies here and so A can neither reject the horse nor can claim compensation from। Kevin tempter समझ में आ रहा है? A purchased a horse from B, A needed the horse for riding but he did not mention this fact to B। तुमको किस पर्पस में घोड़ा चाहिए तुमने बोला नहीं, अब तुमने नहीं बोला तो सेलर अपने मर्जी से घोड़ा दे दिया, लेकिन जो घोड़ा दिया वो राइडिंग के लिए सही नहीं था, वो टांगा टांगने के लिए सही था। अब टांगा टांगने वाला घोड़ा और हॉर्स रेस में दौड़ने वाला घोड़ा ऑब्वियसली अलग होता है। अब बाद में जाके तुम्हारा काम नहीं हुआ और तुम आके बोलते हो भाई क्या घोड़ा दिया मेरे को, तो दुकानदार क्या बोलेगा, तुमने मेरे को बोला था क्या कि तुमको किस पर्पस का घोड़ा चाहिए। रेस में दौड़ने वाला घोड़ा उसका दाम अलग होता है ना, और टांगा टांगने वाला घोड़े का दाम कॉम्पिटेटिवली कम ही होगा, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे रास्ते में घूमता हुआ लड़ी कुत्ता या देसी कुत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, देसी कुत्ता और जो घर पे पला भरा हुआ ट्रेंड कुत्ता, दोनों में फर्क नहीं है क्या? कुत्ता तो दोनों ही है। ऐसे घर घर वाला कुत्ता कुत्ता नहीं होता जानते हो, और टॉमी होता है, जॉनी होता है ठीक है, ठीक है, वो कुत्ता नहीं होता। वैसे एक किसी एक आई थिंक बिग बॉस में कोई एक बंदा लड़की थी, आई थिंक साइनास गिल ऐसा कोई था, उन्होंने ऐसा बोला था कि थोड़ा कुत्ता कुत्ता, सॉरी मेरा सारा हाँ थोड़ा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, ठीक है, मेरा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस का रूल भी लगता है। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, देखो where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and so as to show that relies on the seller's skills or judgment, and the goods are of a description which is in the course of seller's business to supply, it is the duty of the seller to supply such goods as reasonably fit for that purpose। सीधी बात है सर, ठीक है, यहाँ पर नाटक नहीं चलेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, an order was placed for some trucks to be used for heavy traffic in a hilly country, the trucks supplied by the seller were unfit for this purpose and broke down, there is a breach of condition as to fitness। कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है जिसमें केवी टेम्पटर का रूल लागू नहीं। इसके ऊपर केस भी बना था, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। A trapper purchased a hot water bottle from a retail chemist. He asked the chemist if it would stand boiling water. If it would stand boiling water, the chemist told him that the bottle was meant to hold hot water. The bottle burst when hot water was poured into it and injured his wife. It was held that the chemist shall be liable to pay damages to P as he knew that the bottle was purchased for this purpose of being used as a hot water. लेकिन उसमें जैसे ही गर्म पानी डाला वो ब्लास्ट कर दिया। Where the article can be used only for a particular purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he required the goods. But where the article can be used for a number of purposes, the buyer should tell the seller that the purpose for which he required the goods, if he wants to make the seller responsible। कितना सिंपल बात किया, और क्या चाहिए? इतना समझ के पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख भी दोगे। इन बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद का भी केस है। Timber was purchased for express purpose of using it as a railway sleeper। रेलवे स्लीपर आजकल तो लकड़ी का नहीं होता है, बट एक जमाने में लकड़ी का ही स्लीपर बनता है। स्लीपर जानते हो? वो स्लीपर सब नेपाल से आया था, जानते हो? सब नेपाल का लकड़ी है, नेपाल, और वो लकड़ी बेच के नेपाल बहुत पैसे कमाता है। रेलवे का जो ट्रैक होता है उसमें आजकल तो सीमेंट का बना हुआ रहता है,
ठीक है, लेकिन पहले वो सारा स्लीपर्स बेसिकली पेड़ का, लकड़ी का बना। तो टिम्बर वाज फॉर व्हाट पर्पस? स्लीपर पर्पस। स्लीपर माने सोने का स्लीपर नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रेन चलेगा उसको यहाँ पर स्लीपर कह रहे हैं। And it was found to be unfit for the purpose. The court held that the contract could be avoided. The contract could be, क्योंकि जिस पर्पस में वो टिम्बर लिया गया वो उसका पर्पस वो बोल दिया था, तो अगर बोल देने के बाद भी तुम गलत चीजें दे रहे हो तो फिर वो अवॉइड हो सकता है। Goods purchased under patent and brand name. In case where the goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. Section 16 subsection 1, here the buyer is relying on the particular brand name. क्योंकि तुम तो ब्रांड नेम पे जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, माने ऐसा कौन से सिचुएशंस में केवी टेम्पटर लागू नहीं होता है, समझ रहे हैं सर। एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं केवी टेम्पटर का, एक्सेप्शंस माने आप बोलोगे केवी टेम्पटर बट ना, यहाँ पर केवी टेम्पटर लागू नहीं होगा। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है, तो गुड्स शैल बी कोरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, तो इसमें केवी टेम्पटर कहां से आता है ना, क्योंकि तो बोल दिया, जैसे बोला वैसे देगा। सेक्शन 15 में बोला है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल माने जो मार्केट में बेचने लायक हालत, मर्चेंटेबल माने जो मार्केट में बेचने लायक हालत। The rule of KV टेम्पटर is not applicable for latent defects, but where the buyer has examined the goods, this rule shall apply if the defects were such which ought to have not been revealed by ordinary examination. यानी नॉर्मल आंखों देखी में अगर वो पता नहीं चल रहा है तो फिर सेलर को इस केस में बताना चाहिए, अगर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का कुछ मैटर में इंपैक्ट करे तो, अदरवाइज एक्सेप्शन में चला। सेल बाय सैंपल, where the goods are bought by sample, ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है। And where the goods are bought by sample, this rule of KV टेम्पटर does not apply if the bulk does not correspond with sample. माने तुमने सैंपल पहले लिया फिर तुमने ऑर्डर दिया, तो नॉर्मल बात है कि सैंपल के साथ ही मैच होना चाहिए, लेकिन अगर सैंपल मैच नहीं करते तब तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, माने सैंपल में भी दिया गया और डिस्क्रिप्शन में भी बोला गया। फिर आ जाता है सर ट्रेड यूजेज। ट्रेड यूजेज क्या है? An implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed, annexed माने जोड़ना, by the usage of trade, and if the seller deviates from that, this rule of KV टेम्पटर is not applicable. Example के तौर पे in ready-made garment business, there is an implied condition by usage of trade that garment shall be reasonably fit on the buyer. माने सिंपल बात है, तुमने ब्लेजर सिलवाने दिया या फिर पैंट शूट कोट सिलवाने दिया और बाद में जब तुम पहनने जा रहे हो कमर में फिट नहीं हो रहा है, ये क्या बात है भाई। तो फिर फिटिंग्स करने देने का क्या मतलब था कि तुम्हारे कमर का साइज भी नहीं लिया, उन्होंने साइज लिया पर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया, तब तो ये केवी टेम्पटर लागू हो जाएगा ना। यानी बेसिकली इस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अदरवाइज ट्रेड यूसेज में नॉर्मली सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, समझे। सेलर एक्टिवली कॉन्सील डिफेक्ट, सेलर एक्टिवली कॉन्सील डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। एक्टिवली माने where the seller sells the goods by making some misrepresentation or fraud and the buyer relies on it, or when the seller actively conceal माने छुपाना, conceal माने छुपाना some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer। माने ऐसा तुमने किया, जैसे कभी कभी हम लोगों को ऐसे, हम लोग कभी कभी करते थे ना बचपना में, नोट फट जाता था उसको चिपका के ऐसे चिपकाते हैं जैसे दूसरे को दे रहे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये बेसिकली गलत है। तुम फ्रॉड कर रहे हो, छुपा के कर रहे हो, ठीक है, और फैक्ट्स को लोगों के सामने लाने नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये सब गलत बात है सर। इन द सो दैट द सेम कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द बायर ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन, देन द रूल ऑफ केवी टेम्पटर विल नॉट अप्लाई। ये सब चीजों में केवी टेम्पटर का रूल लागू नहीं होगा। इन सच ए केस द बायर हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम। समझ में आया? हाँ, केवी टेम्पटर समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो, केवी टेम्पटर क्या है फिर? नॉर्मली बायर को एग्जामिन कर लेना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर केवी टेम्पटर लागू नहीं होता, ठीक है। इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर मींस लेट द बायर, नॉर्मली बायर को बताओ, बट व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट इट इज फॉर द बायर टू मेक ए प्रॉपर सिलेक्शन। समझे? याद रहेगा
very important topic for examination purpose, especially CA foundation, CMA intermediate as well as CS executive level. ये केवी टेम्पटर का कॉन्सेप्ट पूछते हैं एग्जाम, ठीक है। आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनपेड सेलर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में ही अनपेड सेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ वो तो मैंने एग्जाम लिया तो दिख ही रहा है कितना इजी। तुम लोगों को समझ में आया सबको? अंकिता, अभिजीत, Yes, sir. दर्शप्रीत, रवि, Yes, sir. रोशन, स्नेहाशीष, श्रेया, तुषार, ऋषिता, सबाई बुझते पारलो तो क्लास? यस सर। ठीक है सर। सर जिन लोगों का सेल ऑफ गुड्स का पिछला 2 क्लास मिस है ना, वो मेरे से एक बार व्हाट्सएप में लिंक लेगा, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पिछले 2-3 क्लास का लिंक ले लेना सर, सेल ऑफ गुड्स का। और एक बार कंप्लीट करके सेल ऑफ गुड्स में टेस्ट के भी लिए रेडी होते जाओ। ठीक है सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.